राहुल गांधी जी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। आप बड़ा टीवी चैनल में पूछते थे 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए, अब पूछेंगे मोदी सरकार जो जीएसटी लेकर आई थी, क्या आप मानते हैं कि वो उसमें फ्लॉज था, उसमें कमियां थी? जीएसटी इज ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट। जीएसटी लागू करने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, पर उसमें है इश्यूज। कैंपेन करने संबित पात्रा के लिए जाएंगे आप? पार्टी कहेगी और वो बुलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो रैपिड फायर टाइप राउंड ले लीजिए। महात्मा गांधी, गॉडसे, सावरकर का कंट्रीब्यूशन को इतिहास लिखने वालों ने गलत तरीके से पेश किया। क्या गौरव वल्लभ के भारतीय जनता पार्टी में जाते ही बेरोजगारी खत्म हो गई? एक नया मुद्दा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। पारदर्शिता की तरफ एक बड़ा कदम आया कि नहीं? पारदर्शिता के बिल्कुल नहीं आया। चंदा प्रोपोर्शनेट चाहिए, टिकट प्रोपोर्शनेट में नहीं देना है। कि मैंने कोई टिकट नहीं मांगा लोकसभा का। सबसे जरूरी राष्ट्र की प्रगति है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद गौरव वल्लभ का जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है, एग्जैक्टली व्हाट्सएप पे आता है, एग्जैक्टली मोहल्ले गलियों में सुनने को मिलता है, एग्जैक्टली न्यूज चैनल पर उनके प्रवक्ता बोलते थे। गौरव वल्लभ वैसे ही बात कर रहे हैं आज। A few moments later. सवाल सबसे पहला यही है कि गौरव वल्लभ को भारतीय जनता पार्टी में कौन लेकर आया? क्या उनके दोस्त संबित पात्रा उनको लेकर आए हैं? गौरव वल्लभ को भारतीय जनता पार्टी में गौरव वल्लभ के सिद्धांत लेके आए। गौरव वल्लभ तो वही बातें कर रहा है पिछले 7-8 साल से जो वो कांग्रेस में कर रहा था, पर कांग्रेस वहाँ से चली गई। गौरव वल्लभ के लिए तो आज भी अरविंद केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, पर कांग्रेस चली गई। गौरव वल्लभ तो जब कांग्रेस में भी था तो ये कहता था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना एक तरह का पाप है, और कांग्रेस उस पाप को करना चाहती है। गौरव वल्लभ तो जब कांग्रेस में भी था तो कहता था कि जो अलायंस के पार्टनर्स और कांग्रेस के नेता सनातन के विरोध में गालियां देते हैं सनातन धर्म को, उस पर चुप्पी तोड़िए, पर कांग्रेस ने चुप्पी नहीं तोड़ी। तो गौरव वल्लभ के कई सारे बयान हैं जिसमें गौरव वल्लभ बार बार कहते हैं कि मैं आइडियोलॉजी मेरी है जो वो कांग्रेस की तरफ मुझे लेकर आती है। बिल्कुल कह रहा हूं। तो ये आइडियोलॉजी आपकी पलट जाती है? पलटी नहीं, कांग्रेस पलट गई। मेरी आइडियोलॉजी नहीं पलटी शहदाब भाई, कांग्रेस पलट गई। आपकी आइडियोलॉजी कैसे नहीं पलटी? आप लगातार आप जो कह रहे हैं कि जिस मतलब लगातार आप कह रहे हैं कांग्रेस केजरीवाल से मिल गई, कांग्रेस दूसरों से मिल गई। भाई मैं शुरू से कह रहा था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, पर कांग्रेस प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प का मजाक उड़ाती है। तो ये गौरव वल्लभ की आइडियोलॉजी नहीं है। एक मिनट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का मजाक उड़ाती। गौरव वल्लभ तो हमेशा कह रहा था कि सबसे जरूरी, और आज भी कह रहा है कि सबसे जरूरी राष्ट्र की प्रगति है, दूसरी जरूरी चीज धर्म की रक्षा है। और मैं धर्म का मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, ये हर रिलीजन की रक्षा है। अब आते हैं आपके ही पॉइंट पे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं गई, गौरव वल्लभ नाराज थे, ठीक है, लेकिन जब अगर आप नाराज थे तो आपने ये 3 महीने 4 महीने का वक्त क्यों ले लिया कांग्रेस छोड़ने में? तो मैं क्या मैं अचानक से पन्ना फेंक के निकल जाता। अगर आप पहले बड़े राम भक्त थे तो आप पार्टी छोड़ देते। मेरी बात सुनिए, मैं क्या करता, आप किसी से, मान लो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे नाराज है, तो पहले आप क्या कोशिश करोगे? उन्हीं को समझाने की करोगे कि सीधा आप निर्णय ले? मैं तो नहीं ले सकता, मैं तो पहले उनको समझाने का प्रयास करूंगा। 4 महीने तक, 4 महीने सबके घर जा के हाथ जोड़ के बोला कि साहब ये मत करो, साहब ये मत करो, साहब ये मत करो। और जो आदमी टिकटों का वितरण कर रहा है कांग्रेस पार्टी में आज भी, वो आदमी है जिसको अगर आप अचानक से पूछो कि बिहार और झारखंड क्या अलग राज्य है, वो कहेगा झारखंड नाम तो सुना हुआ लगता है, ऐसे बोलेगा। आप अगर आप शहदाब भाई, इस पे एक बड़ा अच्छा आ गया, आपने ही निकाल दिया है। मैं समझ गया, मैं आपके पास समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि जिसको पता ना हो, टिकट वितरण वाले लोग जो हैं, टिकट जो बांट रहे हैं लोग, तो क्या वैसे ही लोगों ने गौरव वल्लभ को 2-2 बार टिकट दे दिया? गौरव वल्लभ को कहाँ से टिकट दिया शादाब भाई? आप तो मेरा इलेक्शन भी शायद कवर करने, मुझे याद है, आप आए थे जमशेदपुर से। कब और जिन्होंने टिकट दिया, आप उनका नाम भी मैं बता दूंगा, एक ही नाम बताऊंगा पूरे शो में, ताकि आप उनसे जाके पूछो।
मैंने मांगा था क्या टिकट? आप उनसे पूछना, क्या मैंने टिकट मांगा था कि उन्होंने कहा गौरव प्लीज इलेक्शन लड़ लो क्योंकि सीएम के सामने हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है? गौरव आपको तो please, इतना मेरी- value मेरी- दिया गया ना मेरी आपको। बात सुनो। गौरव प्लीज ऐसी जगह से चुनाव लड़ लो जहां से लगातार 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उस समय के प्रभारी थे आरपीएन सिंह साहब, पूछ लेना। नहीं, अब तो आप जैसे कह रहे हो तो आप पे ही सवाल उठेगा, गौरव वल्लभ पे ये सवाल उठेगा कि गौरव वल्लभ को 2 बार पार्टी ने टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा और तीसरी बार वो लोकसभा का शायद आप टिकट मांग रहे हो। अरे भाई मांग रहे हो तो पूछो ना शादाब भाई। मैं तो गंगा जल हाथ में लेके कह सकता हूं कि मैंने कोई टिकट नहीं मांगा लोकसभा का। मैं गंगा जल हाथ में लेके कह सकता तो हूं। आपने कि लोकसभा मेरी का बात चुनाव का सुनिए। इंतजार क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था टिकट सारे बढ़ जाए और फिर ये बात हो। दूसरी बात, अभी क्यों? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में हुई, मैंने प्रयास किए। ये टाइमिंग कोई प्लान्ड नहीं है। मैं जीवन भर आइडियोलॉजिकली कमिटेड व्यक्ति था, हूं और रहूंगा। मैं तो वहीं बैठा हूं। आपका मतलब पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी, आज से मुझे लगता है मतलब इसी घर, मतलब यहाँ आपके घर पे जो हुई थी, तो उसमें एक आप बात कर रहे थे कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। बिल्कुल। तो क्या गौरव वल्लभ के भारतीय जनता पार्टी में जाते ही बेरोजगारी खत्म हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट का अगर प्रॉब्लम है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो उसके इश्यूज लिखता था कि इन कारणों को और ये ठीक करो तो अनएम्प्लॉयमेंट ठीक होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहते हुए टीवी पर बोला कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो एक अच्छी स्कीम है, पर हर सुबह से शाम गाली देने से विपक्ष का काम गाली देना नहीं है। अगर आप गाली दे रहे हो तो आप भी तो सर वही कर रहे अरे थे। तो मैंने नहीं किया, यही तो, अरे वही तो शादाब जी आपको बता रहा हूं, मैंने गाली दी। पार्टी आपसे करवाती थी। अरे भाई मैंने आपके शब्द में मेरे मुंह में नहीं डलूंगा, आप भले कितनी भी प्रयास करें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि गाली आप किसी भी चीज की क्रिटिसिज्म करें तो उसमें क्या बेहतरी हो सकती है उसका भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। वो जवाब दे दिया। 45 साल के बेरोजगार कांग्रेस नहीं दूर मैंने कर रही थी अभी। जवाब- 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अरे गौरव भाई, वल्लभ उठाते थे सवाल का। मैंने तो आप जवाब बताइए ना मैंने कि क्या जवाब बेरोजगारी खत्म हो गई? मैंने आपको जवाब दिया कि कुछ चीजें अननेगोशिएबल, अनपार्डनेबल, अनएक्सक्यूजेबल होती है। सनातन की बात आप करके आपने अपने डिजिग्नेशन में बात किया। नहीं, एक ही बात नहीं करी आप, एक नहीं ही मैं बात- उस पॉइंट पे आ रहा हूं। अरे आपने तो ऐसा तो नहीं ना कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं इसमें आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। आपने तो ये नहीं कहा ना कि ना कांग्रेस जो है वो ना मुसलमानों के सपोर्ट में है या खिलाफ, ये बात नहीं। आपका पॉइंट है कि सनातन को आपने बात की है। मैंने कहा कोई भी धर्म और सनातन को मैं आपके लेटर में कोई भी धर्म नहीं है। अरे भाई जिसको गालियां चल रही है, जिसको धड़ाधड़ गालियां चल रही है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता सनातन को, कोई तो कोरोना बोल रहा है, कोई बोल रहे हैं ये कीटनाशक है, कोई बोल रहे हैं ये सत्यानाशी है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अरे के बहुत भाई, सारे नेता मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे अरे हैं। भाई नेता नहीं, वहां तो जो बड़े जो उन पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, अभी नाम लूंगा, आप अलायंस की बात कर रहे अलायंस नहीं कांग्रेस के भी नेता। हैं, नाम ले लीजिए ना फिर। क्यों आप देख लो ना, मैं क्यों लूं? आपके दर्शक गूगल में डालें कि सनातन एब्यूज कांग्रेस, आपको लिस्ट आ जाएगी, मैं क्यों लूं? अब गौरव वल्लभ और संबित पात्रा जी। दोनों एक ही जगह, मतलब आपने पूरे टाइम जिनके साथ आपका भिड़न चलता रहा टीवी स्टूडियो पर, अब दोनों साथ में होंगे, मुलाकात हुई है? वो चुनाव लड़ रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैंपेन करने संबित पात्रा के लिए जाएंगे अगर आप? पार्टी कहेगी और वो बुलाएंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का कैंपेन करने उनके चुनाव क्षेत्र में जरूर जाऊंगा। फिर आपसे लोग पूछेंगे 5 ट्रिलियन में कितने जीरो मैं होते हैं? कहूँगा 1 लाख करोड़ होता है 1 ट्रिलियन। मैं कई सारी चीज़ें हैं जैसे जीएसटी को लेकर थोड़ा, क्योंकि आपका इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल बातें करते हैं, तो जीएसटी को लेकर आपका बड़ा कड़ा रुख रहा है। मुझे नहीं पता कि आप उन चीज़ों को याद रख रहे हैं या नहीं। सब जीएसटी याद को है। लेकर बहुत कड़ा रुख था आपका, एक आपने भी चीज- कई बार कहा जीएसटी को लेकर कि चार- तो क्या जीएसटी जो सरकार, मोदी सरकार जो जीएसटी लेकर आई थी, क्या आप मानते हैं कि वो उसमें फ्लॉज था, उसमें कमियां थी? शादाब भाई, जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन की जो मैं बात करता था कि रेट्स का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, उस बात से पर चेंज नहीं हुआ हूं, पर मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा साहब। कुछ कमियां होंगी ना? जीएसटी मैं बोलता हूं, जीएसटी इज वन ऑफ द वंडरफुल कॉन्सेप्ट। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले जीएसटी का झंडा उठाया था, हाँ, तो कांग्रेस पार्टी पर तो कह रही कांग्रेस है, पार्टी अलग हो गई, वो कहते हैं ये वंडरफुल ही नहीं है। उसमें कमियां कहती है।
इम्प्लीमेंटेशन में कमियां। अरे वो रेट रैशनलाइजेशन की बात करो, बट कांग्रेस पार्टी के कोई नेता से पूछो जीएसटी क्या कॉन्सेप्ट, बोले सबसे रद्दी है। अब यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं जीएसटी इज वंडरफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उससे कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसको अपन कहते हैं फाइनेंस की भाषा में टैक्स ऑन टैक्स, वो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। वंडरफुल कॉन्सेप्ट, पर कुछ उसके इश्यूज हैं। मैं बोल रहा हूं आपके सामने कैमरे में, उन रेट रैशनलाइजेशन एक इश्यू है। मैंने आपके फिर बोल रहा हूं 4-5 साल तो रहे होंगे आप? 6 साल 6 साल लगभग 6 साल। तो 6 साल के प्यार में कांग्रेस में अच्छी बात क्या थी? 3 अच्छी बात बताइए कांग्रेस की। 3 अच्छी बात, एक मेरे लिए बता रहा हूं मैं, और लोगों का क्या है वो मैं नहीं बता। मेरे पास सारे बड़े नेताओं का एक्सेस था, मेरे को समस्या नहीं थी अपनी बात कहने की। दूसरी अच्छी बात, मैं अपनी बात जिसे चाहूँ उससे जाकर कह सकता था, और मैंने इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने कही सारी बात। तीसरी अच्छी बात मुश्किल है, ज़बरदस्ती बनाऊंगा। जो दिल से 2 अच्छी बातें निकली मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया पुराने प्यार की बात। नए प्यार पे आते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी पर। जी आइए। भारतीय जनता पार्टी में गौरव वल्लभ आए हैं तो कुछ अच्छा देख कर ही आए होंगे। जी, क्योंकि ये 3 जो मेरी मैंडेटरी कंडीशंस थी, जिसके कारण मैंने पार्टी से रेजिग्नेशन दिया कांग्रेस से, वो 3 मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है, इसलिए आया। तो 3 अच्छी बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दीजिए। मैंने बता दिए ना, जो मेरे 3 मैंडेटरी कंडीशंस थे वो पूरे हो रहे हैं। क्या क्या, एक बार फिर से बता दीजिए। जो इकोनॉमिक है, जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, जो कांग्रेस की नीति थी, जो पीवी नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री थे, जब वो उसको लेके आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी उस नीति के अनुसार वेल्थ क्रिएटर्स जैसे स्टार्टअप्स हैं, जो यूनिकॉर्न से, अब मैं सबको गालियां देता फिरूं कि इसने क्यों 1000 करोड़ कमा लिए, ये 10,000 करोड़ का क्यों हो गया, ये 15, ये मेरे, आई शुड वेलकम देम। दूसरी अच्छी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 2047 में देश को डेवलप्ड नेशन बनाने का सपना तो देख रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और डेवलप्ड नेशन बनेगा तो गौरव भी डेवलप्ड होगा, और शादाब भी डेवलप्ड होगा, और अपने तीनों कैमरामैन भी डेवलप्ड होंगे, अकेला गौरव नहीं होगा। तीसरी अच्छी बात, एक व्यक्ति ने सपना तो देखा कि अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी इकोनॉमिक महाशक्ति बनाएगा। आज $3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की, और जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है जापान, वो 4.3 ट्रिलियन है। अगर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से चल रही है, तो हम अगले 1.5-2 साल में ही जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे। ये अच्छी बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद गौरव वल्लभ का जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है, एग्जैक्टली व्हाट्सएप पे आता है, एग्जैक्टली मोहल्ले गलियों में सुनने को मिलता है, एग्जैक्टली न्यूज चैनल पर उनके प्रवक्ता बोलते थे। गौरव वल्लभ वैसे ही बात कर रहे हैं आज। भाई, मैं, आप मेरी बात पे चलो विश्वास मत करो। मैंने जो बोला आप इसको हटा दो, इसको अपने कैमरामैन को डिलीट कर दे। मेरे साथ हम रखेंगे, मेरे साथ आप चलो दुबई, मेरे साथ चलो आप सिंगापुर, मेरे साथ चलो लंदन। मैं आपको लेके चलूंगा। मनमोहन सिंह जी की बात नहीं कर रहा, पहले के कोई भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत का जो डंका था दुनिया में ऐसा नहीं बज रहा था। डंका भारत के बाहर नहीं बज रहा था आपके हिसाब से? तो आप बड़ा टीवी चैनल में पूछते थे 15 लाख रुपए, अब पूछेंगे? देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि 3 डिजायरेबल मैंडेटरी कंडीशन में समझौता नहीं होगा। उस डिजायरेबल में अब 15 लाख रुपए आता है या नहीं आता है? आप बोलेंगे साहब, आप पूछते थे अनएम्प्लॉयमेंट का, आपने पूछा। आप बोलेंगे आप पूछते थे जीएसटी का, आप बोलेंगे आप पूछते थे और कोई डेट पर कैपिटा डेट के बारे में आप पूछते थे। अरे मैं तो खुद रुपए के गिरने पे पूछते थे आप। यार, मैं तो शादाब भाई खुद बता रहा हूं ना, मैं 350 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का टॉपिक दे दूं आपको, पर वो सारी डिजायरेबल कंडीशन है और वो चीजें ठीक करवाएंगे। अगर मेरे को, मैं जा के कोशिश करके वो सारी चीजों पे दुरुस्त कराएंगे। पर आप बोल रहे अच्छा क्या है, तो मैंने कांग्रेस का भी तो अच्छा बताया। तो अब आप भारतीय जनता पार्टी की 3 बुरी बातें बताइए। अभी मैं 4 दिन में मैं बुरी भी बता दूं।
अभी 4 दिन नहीं हुए, आज चौथा दिन है। शॉर्ट एनालिसिस आपने किया होगा जाने 4 से पहले दिन सर। के मैंने 3 मेरे मैंडेटरी कंडीशंस थे, वो पूरी नहीं हो रही थी नहीं, मैं- और मैंने कांग्रेस में वो पूरी करने की कोशिश करी, पर कांग्रेस ने वो नहीं मानी। और वो आप कह रहे 4 दिन में बुरी बात है। नहीं नहीं, भाई बुरी साहब, बात है 4 दिन की नहीं पूछ रहा हूं मैं, अब से लेकर जो पिछले 6 साल से आप डेढ़ जो 2 महीने में राजनीति में पूरी तरह से हैं, डेढ़ तो दो उसकी बात पूछ रहा हूं। 1.5-2 महीने बाद आप आना। मैं तो इंटरव्यू से घबराता नहीं हूँ, और शादाब का नंबर मेरे इस फोन में जीवन पर्यंत रहेगा। मैं आपको अभी तो 4 दिन तो हुए हैं। मैं 4 दिन की बात नहीं मैं- पूछ रहा अरे हूं आपको जी, भी- मैं पूछ रहा हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में बुरी बातें अरे क्या लगती है? मैंने आपको ये जो आपने सवाल उठाया है कि साहब आपने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का मुद्दा उठाया था, है मैंने कहा है, बता दिया ना आपको। इतनी शाफगोशी से खुले तरीके से आपको कौन बता सकता है? जीएसटी इज ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट, जीएसटी लागू करने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है, पर उसमें है इश्यूज। इससे ज्यादा साफ आपको कोई नहीं बोल पाएगा शादाब भाई। गौरव वल्लभ वहीं बैठा है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता था, है और रहेगा। धर्म की रक्षा की बात करता था, है और रहेगा। सबका साथ इन डेवलपमेंट, विकसित भारत की बात करता था, है और रहेगा। मैंने चेंज नहीं हुआ। मैं एक मिनट रोक लूं। बोल। सबका साथ सबकी विकास की बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, समावेशी सारी बातें आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सभी धर्म की बात कह रहे हैं। फिर आप जिस पार्टी में गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी, वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर मैं टिकट, वो मुसलमान उनसे टिकट कितने मांगते हैं, देती नहीं देती वो उनका क्राइटेरिया है, पर वो गालियां तो नहीं दे रहे किसी धर्म को। मतलब आप ये नहीं मानते मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे तो मुसलमान जाके मांगेगा तो ही देंगे उनके पास? भाई मेरी बात सुनो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस होता है। मैं उस प्रोसेस को, हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है, और ऐसा तो है नहीं कि एक को भी नहीं दिया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस बार एक, पिछली बार 2019 में 0, मैंने कहा ना 2014 में 0, एक को भी नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है ना, दिया ना एक को। मतलब आप कह रहे हैं 13% 14% की आबादी को, अरे आप कह रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन शादाब 1% भाई, एक टिकट दे दिया, उसको कह रहे हैं दे दिया। शादाब भाई, आपका बात आपने गलत कही, इसलिए मैंने आपको रोका। आपने कहा नहीं देती, मैंने कहा एक दिया ना। आपने कहा एक तो दिया, आपने इस बात को माना ना, पर इस किस बार दिया। भाई मेरे को ये बताओ, किस नेता ने किसी धर्म को गाली दी हो तो बताओ। आप जिन संबित पात्रा की पार्टी में गए हैं वो टीवी चैनल पे बोलते हैं मुल्ले बैठ जा, शायद आपको याद होगा। अरे भाई वो एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है, वो एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है। आप जिस कॉनोटेशन को यूज कर रहे हैं मुल्ले, वो किसी की आस्था के लिए सवाल उठ सकता है। किसी के लिए, मेरे सामने तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मैंने तो किया नहीं। आप बिल्कुल नहीं किया, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको। करूंगा, हाँ, ना करूंगा। बट आप ऐसी चीजों के लिए आवाज उठाएंगे कि आपकी पार्टी में भी जो सबका विकास की बात हो रही है, आप इस पार्टी में वहाँ कोशिश करेंगे ना? आप ये बताइए, विकसित भारत बनेगा तो शादाब ही, गौरव ही बनेगा, शादाब नहीं बनेगा। अगर शादाब को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो शादाब नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा। अरे अगर मुझे यही तो गलतफहमी, मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देंगे, मेरी जगह को आप खत्म कर देंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? तो आपकी अगर क्वालिटी, आप नहीं मानते पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अरे जरूरी है। मैं कब मना कर रहा हूं? कितने प्रतिशत जो एमपीज एमएलएज हैं मुस्लिम समाज के भी, सिख समाज के भी, ईसाई समाज के भी, बौद्ध समाज के भी, पारसी समाज के भी, सबकी जरूरत है। मैंने कब मना किया? मैंने कभी मना नहीं किया। हाँ, यही तो मैं बस यही सवाल था। मैंने उत्तर दे दिया। आप जिस पार्टी में गए हैं वहां आप कोशिश करेंगे ना? सारे समाजों को, हाँ, यस, YES इसका आंसर, अगर आप बाइनरी लेना चाहो तो। एक नया मुद्दा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। इसको आप किस तरह देखते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड को गौरव वल्लभ किस तरह देखते हैं? अब ये लाए तो पारदर्शिता की तरफ एक बड़ा कदम आया कि नहीं? पारदर्शिता की तरफ बिल्कुल नहीं आया। ट्रांसपेरेंसी अगर होता तो सबको पता होता किसने किसको पैसा दिया। अगर पता होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस बिना पे कहा? मेरी बात तो सुनिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लाते ही नहीं तो वो तो पता, ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है कमाल सर की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर। आप फिर गलत उसको ले रहे हैं। कहीं ना कहीं तो डाटा कैप्चर हुआ था ना सर। सरकार ने पहले कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई नंबर नहीं होता है, हम लोगों ने बताया कि उसमें नंबर होता है, फिर सामने आया कि आप तो क्लियर कह रहे थे, कोई पता ही नहीं चली किसी के बारे में। आप ये बताओ, अगर ये डाटा कैप्चर ही नहीं करते शादाब भाई, अगर ये डाटा कैप्चर ही नहीं होता, इलेक्टोरल बॉन्ड आता ही नहीं, मैं तो कहूँ आप इसको
हटा दो 1 मिनट के लिए सिस्टम से। नहीं हटा सकते सर। 1 मिनट कैसे नहीं? Assume पहले के हिसाब हो ही रहा था। चलिए ना। आपके हिसाब से हटा दें। पहले तो हो ही रहा था ना, चंदा मिल ही रहा था ना, तो चंदा तो मिल ही रहा था। तो पहले भी पता नहीं चल रहा था, अब भी पता नहीं चल रहा था। कम से कम अभी एक सिस्टम तो था कि एक सरकारी बैंक जिसके वहां जाकर एक व्यक्ति एक बॉन्ड खरीदता है, तो कहीं पे तो डाटा था, जब भी तो नाम आए। नाम सर किसी पार्टी की वजह से नहीं आए अरे हैं, भाई। नाम सुप्रीम कोर्ट के वजह से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले की वजह कैसी से आए बात हैं। कर रहे हो? डाटा ही कैप्चर नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के मैं फटकार के कह बाद रहा हूं- एसबीआई ने डेटा सामने रखा है। मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। अगर एसबीआई इन्वॉल्व ही नहीं होती, सीधा कैश के ट्रांजैक्शन जो पहले होता था वैसा होता रहता, तो कहां से डाटा आता? गौरव कहीं- जी, आप फिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप- एसबीआई ने डेटा दिया है। कमाल की- अपने आप एसबीआई जाकर नहीं कमाल बताई की लोगों बात को। है। अगर किसी डाटा पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबको कह रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बताया कि मुझे आप- इलेक्ट्रल बॉन्ड से इतना पैसा मिल गया आप है। ये सुप्रीम बताइए। कोर्ट ने किया ये काम। डाटा तो कैप्चर हुआ ना, कहीं तो हुआ ना। अरे तो पब्लिक के लिए नहीं हुआ ना सर, कमाल की बात है। पब्लिक डोमेन में देश- नहीं था इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा। आप फिर- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश- इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा बाहर आया है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने डाटा कैप्चर किया कि नहीं? इसका उत्तर दो पैसे का ट्रांजैक्शन भाई। ऐसे उल्टी सीधी बातें मत करो। यस या नो में बिल्कुल बिल्कुल डेटा किया, डाटा कैप्चर हुआ ना? बिल्कुल पैसा आप बैंक में अकाउंट में आ रहा तो बिल्कुल किया हुआ ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई पहले डिनाई नहीं हो है। रहा था क्या? नहीं हो रहा था तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की और पहला कदम तो यही है। सर। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा था, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है इलेक्टोरल बॉन्ड। अरे भाई मुझे क्या आप इसमें कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट अरे सुप्रीम पहले अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि चंदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एज्यूम करो, तो क्या डाटा था? क्या सर- डाटा था? क्या सर, डाटा? डेटा आप अपने नहीं आप- समझना चाहो तो मैं नहीं, बहस नहीं, ऐसे 1 to 1 नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नहीं, हाँ, आप- मेरे को मैं मेरी बात कह सकता हूँ, आपको अच्छी नहीं लगे तो काट देना, डिलीट कर देना। नहीं, डिलीट नहीं, आपकी बात भी रखी जाएगी, जो बात है वो भी आप रखी- वो कहने facts के भी लिए रखा जाएगा। आप वो कहने के हकदार हैं। मैं और आपको अच्छा नहीं लगे तो हटा देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, जब कैश में आता था, तो दुनिया की कोई भी एजेंसी डाटा कैप्चर नहीं करती थी। आज डाटा कैप्चर हो रहा है। अब रही बात कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक पहला कदम है। दूसरी बात, आपको मैं एक उदाहरण और मैथमेटिक्स के द्वारा ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले और सीटें आई, क्या उस पार्टी को उस प्रोपोर्शनेटली चंदा नहीं मिला? सवाल है, आप बताइए यस या तो नो चंदा में। उगाही वाला मामला है कि जिसका सीट ज्यादा उसको चंदा ज्यादा। जिस पार्टी की जहां पर जिसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, तो नेचुरली लोगों का विश्वास उस पार्टी में, उसके जनप्रतिनिधियों में, उस पार्टी की आइडियोलॉजी में ज्यादा है, उगाही का नहीं है। आपने मान लो एक्स पार्टी को वोट दिया और मैंने वाई पार्टी को वोट दिया, आपको 10 रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में देने हैं, तो आप एक्स को दोगे क्योंकि आप आइडियोलॉजिकली कमिटेड उस पार्टी के लिए हो। सर तो दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस को दूसरे नंबर पे कहा देखिए ना, पैसा मिला है। मैं आपको कह रहा हूं, आप प्रोपोर्शनेट परसेंटेज निकाल के देखिए, आपको ये पता लगेगा कांग्रेस पार्टी को जितने प्रतिशत लोकसभा में, विधानसभा में, जिला पंचायत में जितने प्रतिशत उनकी सीटें हैं, उससे ज्यादा चंदा मिला है। अब निकाल के देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो निकाल के देख लीजिए। मतलब क्या होता है? मतलब कुछ नहीं होता है, ये आपकी गलत धारणा है। आप निकाल, अगर मैं इसमें गलत बोल रहा हूं तो अभी के अभी आप इंटरव्यू रुकवाइए और कैलकुलेट करिए पहले। नहीं आप मैं आपको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मेरा पॉइंट, पार्टी को मैं आपकी बात से, देखिए आपकी बातें से सहमत हो सकता हूं, आप प्रोपोर्शनेट में जा रहे हैं। तो बिल्कुल, गलत है। मैं उसमें कहाँ मना कर रहा हूं आपको? मैंने मना किया क्या? नहीं मना किया ना जी। मेरा पॉइंट इतना सा है कि अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो आया, आप कितना भी कह ले ट्रांसपेरेंसी, मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तो मैं उसको मानूंगा। ठीक है, पहली बात। वो आपका मत है, मैंने मत क्या कहा, मैं पुनः आपके दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, कैश में चंदा दिया जा रहा था, कोई भी इस एजेंसी में किसी भी प्रकार का डाटा कैप्चर नहीं हो रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद कहीं ना कहीं वो डाटा आया, इसलिए आज वो देश के सामने है। अगर वो डाटा कोई कैप्चर ही नहीं करता तो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता तो डाटा तो था ही नहीं किसी के पास।
आज वो डाटा बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी ने एजेंसी ने उस डाटा को कैप्चर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आप इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं खरीद नहीं सकते, तो एक नोडल एजेंसी तो बनी कि जहां पर कैप्चर, अब वो डाटा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बाहर निकला है, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर क्या डाटा कैप्चर ही नहीं करवाती सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके ही नहीं आती सिस्टम में, तो कोई भी कोर्ट कह देता डाटा ही नहीं है तो डाटा कैसे बाहर निकलता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और सेकंड, चंदा हर पार्टी का जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है उसको भारतीय जनता पार्टी को जरूर उनका जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है उससे कम मिला है चंदा, बाकी सारी पार्टियों को ज्यादा मिला है। प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको चंदा चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोगों को टिकट नहीं देगी। फिर आप उस पे आगे, मैं आपको ही कंपैरिजन दिखा रहा हूं आपकी बातों का। चंदा तो प्रोपोर्शनेट चाहिए, टिकट प्रोपोर्शनेट में नहीं देना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक आपने कहा कि 0 है, मैंने कहा 0 नहीं है, मैंने फिर भी बोला। अच्छा, पुराना 14-19 बताया। ठीक है, चलिए, अच्छा नहीं बोला, इस पे बहस नहीं करते। हाँ गौरव भाई, अब थोड़ा हम लोग लाइट लेते हैं, करते हैं एक बात ये कि देखिए अब आप आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इतने सालों तक आप लगातार एकदम खिलाफ बोल रहे थे, क्या गौरव वल्लभ के लिए थोड़ा मुश्किल है कि नई पार्टी लाने के बाद वही बातें कर रहा है, चीजों को कैसे बदला जाए? शादाब के साथ जो बातें गौरव वल्लभ 4 साल 5 साल पहले कर रहा था, आज भी गौरव वल्लभ वही बातें कर रहा है। नहीं, मेरे साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पार्टी, देखिए आइडियोलॉजिकली तो चीजें चेंज होती है ना गौरव जी। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस चेंज हो रही है, मैं चेंज नहीं हो रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि बयान इतने सारे चेंज हो रहे हैं। आप पहले राहुल गांधी को बेस्ट बता रहे थे, फिर आपने उनको मैंने आपको राहुल गांधी की राहुल गांधी जी की बड़ी प्रॉब्लम भी बता देता हूं, आपने उनका उठाया। हालांकि मैं नाम लेके टीका टिप्पणियां करने का मैंने कोशिश की है कि अभी तक मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूं, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं और भी आगे ना करूं। राहुल गांधी जी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, निर्णय लेना चाहते हैं, पर निर्णयों की जो दायित्व है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। पार्टी चलाना चाहते हैं, पर पार्टी के डिबेकल का अपना, और पार्टी हारे तो उनको जिम्मेवारी ना हो। पार्टी चलाना चाहते हैं, पर स्वयं उत्तर प्रदेश से जाकर अमेठी से चुनाव लड़ने से भागते हैं। पार्टी चलाना चाहते हैं, पर इन पीएस को आगे कर देते हैं, और जो ये पीएस उनको ब्रीफ करते हैं उस पे वो अपनी, जिस तरह सनातन विरोध की मौन स्वीकृति देते हैं, ये पीएस जो ब्रीफ करते हैं उसको अपनी मौन स्वीकृति दे देते हैं। आई एम अगेन टेलिंग, ही इज ए गुड पर्सन इन ए रॉन्ग बिजनेस, ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, ही इज अ गुड पर्सन। अगेन यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, इतना कलेजा है। और आज से 2 साल पहले क्या कह रहे थे? मैं हमेशा ये उनके लिए हमेशा कहता था, साहब निर्णय लीजिए, साहब आप फ्रंट पे आके खेलिए। मैंने एक और बात कही है और आपको बता रहा हूँ, ये CWC के 100 मेंबर है, मान लीजिए टोटल मिला के 100 में से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? कितने लड़ रहे हैं? कभी करी गणना? 5 भी नहीं लड़ रहे। करो लिस्ट निकाल के, मैं आपको देता हूं। क्यों नहीं लड़ रहे? डरते हैं, साहस नहीं है। गौरव वल्लभ सीएम के सामने लास्ट दिन ऑफ नॉमिनेशन पे टिकट अनाउंस हुआ, लड़के आया। गौरव वल्लभ को 5 बार से हारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा, लड़के आया। ये डरपोक लोग हैं, वो कहते हैं डरो मत। सबसे पहले तो ये डरते हैं, क्यों भागते हैं ये? क्यों ये CWC सबसे बड़ी बॉडी है कि नहीं शादाब? जी जी, क्यों भागते हैं? 5 भी क्या, मेरे ख्याल से तो एक आदमी लड़ रहा पूरे CWC से। कांग्रेस के निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जो चुनाव लड़ता हो। तीसरी बात, मैं आपको तीसरी बात आपके कैमरा में बता रहा हूं। पहली बार गौरव वल्लभ को कांग्रेस के शीर्ष नेता ने बुला के बोला कि आपको हम CWC में मेंबर बना रहे हैं। मेरा नाम नहीं आया, तो मैं 15-20 दिन बाद वो नेताजी मुझे मिले, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला तुम्हारी धर्म की सोच हमें सूट नहीं करती। आई कोट अगेन कि धर्म की सोच हमें सूट नहीं करती। गौरव वल्लभ ने तो कभी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अपना राजनीति को पनपाने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों बोला गया मुझे?
जो नेता है उनका नाम बता शीर्ष सकते हैं? नेता, टॉप नाम बता सकते हैं उनका? अब मुझे मैंने पता है। इतना हिंट दे दिया। कांग्रेस के कौन है टॉप नेता? धर्म की सोच, धक्कार है ऐसे धर्म की सोच पे जो निर्णय करते हैं वो राजनीति में कभी फिट ही नहीं है। वो कभी राजनीति करने के लिए उनको कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। अब एक सवाल पे आते हैं, वो ये है कि ईडी रेड, सीबीआई या जांच, सरकारी जांच एजेंसियों की जो रेड होती है या जो एक्शन होता है, उसको लेकर एक सवाल उठता है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ईडी, सीबीआई, सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या सरकारी एजेंसियां सरकार के हिसाब से काम नहीं करती हैं? सरकारी एजेंसियां क्या यूपीए के दौरान सरकार के हिसाब से काम नहीं करती थी? उससे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव जी के दौरान सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारों पे काम नहीं करती मतलब थी। वो गलत चलन अगर मैं चलता है तो चलन चलना की चाहिए। बात नहीं कर रहा हूं, मैं चलन की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर कहीं पे, जैसे कहीं पे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण देता हूं कि जब अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दी तो कांग्रेस पार्टी ने सेबी को गालियां देनी चालू की। अब कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। अगर ईश्वर के मंदिर बन रहा है तो राम जी को गालियां दो। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में क्लीन चिट दी तो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देनी चालू करो कि दिया कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं, दिया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आप तो सब जानते हो, आप जर्नलिस्ट हो, 24/7 ग्राउंड पे रहते हो। क्यों दिया? कहीं तो रुकना पड़ेगा। सब खराब, अगर सब खराब है तो इसका मतलब सबसे बड़ी खराबी आपके अंदर है। सब खराब नहीं हो सकते। चलिए, अब अपने इंटरव्यू को लास्ट पे लेके चलते हैं और आपसे एक मतलब रैपिड फायर टाइप राउंड ले लीजिए। पहला नाम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गॉडसे, गॉडसे को मैं देश में कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव नहीं मानता। सावरकर, सावरकर का कंट्रीब्यूशन को इतिहास लिखने वालों ने गलत तरीके से पेश किया। नरेंद्र मोदी, स्टेट्समैन, विजनरी लीडर और ग्राउंड कनेक्ट जो देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुवाहाटी से लेकर राजकोट तक देश में नब्ज किया है, देश के लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या सोच है, समझने वाला व्यक्ति। संबित पात्रा, ही नोज मैनी थिंग बट ही डजंट नो मैनी अदर थिंग्स। राहुल गांधी, गुड पर्सन मैंने तो बोल दिया बट इन ए रॉन्ग बिजनेस, अनफिट फॉर पॉलिटिक्स। और आपने एक सवाल नहीं पूछा जो लोग पूछते हैं, पंडित नेहरू, उनका भी देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है, बोलने की ताकत है, कंट्रीब्यूशन है। सावरकर जी के कंट्रीब्यूशन को कम करके दिखाया इतिहासकारों ने। और क्यों दिखाया मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इतिहासकारों ने जो कम करके दिखाया, आपने कम वाला पहले पढ़ा था, अब आपने ताज़ा वाला पढ़ नेताजी लिया। सुभाष चंद्र बोस का भी कंट्रीब्यूशन कम करके दिखाया इतिहासकारों ने। मैं यही तो कह लाला लाजपत राय का भी कंट्रीब्यूशन कम करके दिखाया, बिपिन चंद्र पाल का भी कंट्रीब्यूशन कम करके दिखाया इतिहासकारों ने। गौरव भाई, मैं यही कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कम दिखाया इतिहासकारों ने इनका सावरकर का कंट्रीब्यूशन, तो क्या गौरव वल्लभ ने सावरकर को गाली नहीं दी है? नहीं दी है। आप दिखा दो, दिखा दो। अगर जहां मैंने भी कहा कि पुराने इंटरव्यू आपने कहा कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बोला मैंने। इसी पॉइंट पे जाता हूं जो आपने कहा कि इतिहासकारों ने कम बताया, कम करके बताया गया। बताया। तो क्या जब कांग्रेस में गौरव वल्लभ थे तो कांग्रेस ने कम करके बताने वाला इतिहास वीर सावरकर का पढ़ा था? भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद अब पूरा मैं तो मेरी बात करूंगा ना। कांग्रेस के तो कई चीजें जिस पे मेरे को ऐतराज है वो तो आज भी कर रही है। वो तो गालियां देती है सावरकर जी को, सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलती है, सावरकर जी के लिए व्यक्तिगत गालियां देती है। उनके जो वो पोते हैं, पड़पोते हैं, वो इस पे ऐतराज जता चुके हैं। मैं क्यों बोलूं? जो काम वो कर रहे हैं। मेरे यहाँ गाली गलोच नहीं चलता है साहब। नहीं, गाली गलोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहले आप उनके कंट्रीब्यूशन को कम बताते थे, अब आप कहते हैं इनका कंट्रीब्यूशन है। मैंने फर्क आया नहीं आया है, वही तो कह रहा हूं। आपको लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि बयान में है सर। नहीं साहब, नहीं है। मैं कह रहा हूं इतिहासकारों ने उनके कंट्रीब्यूशन, मैं तो वो बोलूंगा ना जो मैंने पढ़ा, कि मैं अपने मन से किसी, मैं शादाब को नहीं जानता। मेरे कंफ्यूजन हो रहा है। आपने कहा इतिहासकारों ने कम करके, मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं। आप कंफ्यूज होने का प्रयास कर रहे हो। आपको सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं।
पर आप कंफ्यूज होने का प्रयास कर रहे हो। मैं होने नहीं दूंगा, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ना मैं सुनिए, कंफ्यूज होगा, ना मेरा दर्शक कंफ्यूज होगा, ना आप कंफ्यूज होंगे। मैं मेरा क्लियर है एकदम। मेरा पहले आप कहते थे मेरा कि उनका उत्तर कंट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं बोला है, कम है। मैंने कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन कम करके आंका जा रहा है। पहले भी आपने यही कहा था। मैं तो वही बोलूंगा ना जो मेरे को बताया पहले जाए। आपने यही कहा था। मेरे को तो वही बोलना पड़ेगा ना जो मैंने पढ़ा है। जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं क्या बात करूं? मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, आखिरी सवाल, गौरव वल्लभ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना होता है तो 15 दिन पहले नहीं आ जाता। अभी नहीं, आगे चुनाव लड़ने का प्लान है? मैंने ना तो कांग्रेस में टिकट मांगा, ना कोई और पार्टी में, जहां भारतीय जनता पार्टी का जिसका प्राथमिक सदस्य हूं, ना मांगूंगा। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना इज वेरी सेकेंडरी, नेग्लिजिबल। मेरे लिए आइडियोलॉजी की लड़ाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज स्मॉल थिंग्स। फ्यूचरिस्टिक बात कर लेते हैं कि अब आपका जो रोल ऑफ एक्शन है भारतीय जनता पार्टी में वो क्या होगा, क्या करने वाले हैं आप? 2047 के विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देना, उसमें गिलहरी वाला योगदान मैं दूंगा। ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।